भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। तो जानते हैं आज हम इस वीडियो में अपने प्यारे भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में लगा लिया था। इनकी जीवनी हर उस व्यक्ति को जाननी चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश को अपना अपने देश का जो अपने आप को बेटा समझता है। तो वैसे व्यक्ति को भगत सिंह की बातों को जरूर जाननी चाहिए। कैसे थे इनका व्यक्तित्व, क्या था इनका जीवन परिचय और किस तरीके से इन्होंने भारत की डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज थी, चाहे वो चौरी चौरा कांड हो या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, इसके अलावा जो असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था, वो इस तरह की घटनाएं को इन्होंने किस तरीके से अंजाम दिया था और फाइनली अपने आप को मौत के गले सुला लिया था। अपने प्यारे भगत सिंह, जो कि बचपन से ही काफी तीव्र बुद्धि के थे, उनके जीवनी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंस में। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियो की PDF तथा लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं भगत सिंह के जन्म और उनके परिवेश की कहानी के बारे में। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 को प्रचलित है, लेकिन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था। आपको पता है उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। वो एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे और अमृतसर में वो जब अमृतसर में एक घटना घटी थी जिसे आप जानते हैं, जालियनवाला बाग। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी और इस घटना से इतने ज्यादा आहत हुए थे भगत सिंह कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अब भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर दी थी। उसी वक्त और वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट किया था। उसमें गांधी जी की बहुत लोगों में पहचान थी और बहुत सारे लोग उन गांधी जी को फॉलो भी करते थे। तो 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत शांति पूर्वक ब्रिटिश के सामान को नेगलेक्ट करना था, उनके सामान को खरीदना नहीं था। और इस तरीके से लोगों ने गांधी जी का खूब साथ दिया और ये आंदोलन काफी जोरों पे था। ऐसे में भगत सिंह ने भी गांधी जी के साथ में मिलकर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन अपने चरम पर था, तभी चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हो गया, जिसमें बताया जाता है कि वहां पर थाने में आग लगा दी गई थी। हालांकि आग लगने की घटना कुछ ऐसी थी कि वहां पर प्रदर्शनकारी जो कि दुकानों में बिक रहे शराब और अंग्रेजी कपड़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को बंद कराने के लिए थानेदार आया और कुछ लोगों पे गोलियां चला दिया। उस गोली चलने के बाद लोगों ने थानेदार को पकड़ लिया और जितने पुलिस वाले थाने में थे उन सबको आग लगा दी थी। इस घटना की वजह से महात्मा गांधी काफी आहत हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो इतना प्रबल था कि शायद आज़ादी पहले मिल सकती थी, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने की वजह से भगत सिंह काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब जब है अहिंसा के रास्ते आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित की गई गदर दल के हिस्सा बन गए और काकोरी कांड में राम बिस्मिल्ला के साथ उन्होंने राम बिस्मिल्लाह और 16 अन्य को करवास की सजा दी गई थी। भगत सिंह इससे इतने अधिक उद्दंड हुए थे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए।
एक्चुअली काकोरी कांड जो ट्रेन रॉबरी था उसमें चंद्रशेखर आजाद का बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि पैसे की कमी थी और इसलिए ये खजाना लूटना जरूरी था। इस खजाने को लूटने में भगत सिंह ने भी काफी ज्यादा सहयोग किया था। बट इस रॉबरी में इनके 3 साथियों की फांसी की सजा हो गई थी, जिसमें पंडित राम बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी थी। इस फांसी की वजह से जो भगत सिंह थे वो काफी ज्यादा आहत हुए थे और उन्होंने इस फांसी के बदला लेने की सोची थी। बाद में उन्होंने भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 16 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेजी अधिकार जिसका नाम था जेपी सैंडर्स, उसको गोली मारने का प्लान बनाया और फाइनली इन लोगों ने उसको चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर गोली मार दी। हालांकि क्रांतिकारी बटुकेश्वर देवदास के साथ भी मिलकर भगत सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार के भवन में भी बम फोड़े थे और वहां पर पर्चे फेंके थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दी थी और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो भगत सिंह करीब उस समय 12 वर्ष के थे जब उनको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला था। अब एक 12 साल का लड़का जिसे में भी उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन भगत सिंह बचपन से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये किताबें पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, जो बाहर की किताबें होती थी जैसे कि उनके स्कूल की नहीं बल्कि दूसरी कहानी जो कि देश प्रेम से ओतप्रोत थी, सामाजिक थी, इस तरह की किताबें वो पढ़ा करते थे। मतलब वो लेनिन, मार्क्स और जो दूसरी कंट्री जैसे रसिया में उस समय बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, तो उन सभी क्रांति के लेकर के ये किताबें पढ़ा करते थे और इनके मन में अपने देश की आज़ादी के लिए हमेशा ही एक काफ़ी ही ज़्यादा एनर्जी हुआ करती थी। ऐसे में जब भगत सिंह को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला, तो ये अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए थे। एक 12 साल का लड़का 12 मील पैदल चल करके जालियांवाला बाग पहुंचा था और इस उम्र में भगत सिंह ने अपने चाचाओं की क्रांति की किताबें खूब पढ़ी थी और करके सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का सहयोग आंदोलन छोड़ने के बाद गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे थे। अब उन्हें लगाने लगा था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हो गया है और अब वो गांधी जी के साथ नहीं बल्कि एक अहिंसात्मक नहीं हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाएंगे और इस तरीके से वो जुलूस में भाग लेना प्रारंभ कर दिए और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बन गए थे। उनके दल के जो प्रमुख लोग थे उसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों की जब फांसी हुई थी और 16 अन्य को जब कारावास की सजा हो गई थी, तो भगत सिंह इससे काफी ज्यादा उद्विग्न हो गए थे। उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय करके उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रख दिया था। इसके बाद जब लाला जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके साथ उनकी मृत्यु का भी बदला इन्होंने बखूबी लिया था। एक्चुअली लाला जी जो थे वो नरम दल के व्यक्ति थे और उनका विचार जो था वो भगत सिंह के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। फिर भी लाला जी ने साइमन कमीशन गो बैक के लिए नारे लगाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया था और इनको बताया था कि हम लोगों को साइमन कमीशन गो बैक के लिए नारे लगाने हैं और उस जुलूस में भगत सिंह भी शामिल हुए थे। कहा जाता है कि ये अहिंसात्मक जुलूस था जिसमें सभी लोग बिना किसी डंडे और बिना किसी हथियार के वहां पर लाहौर में यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें वो लोग सामन गो बैक के नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर पहुंची पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। बताया जाए, आपको पता होगा कि उस लाठी चार्ज में भगत सिंह के ऊपर भी लाठी पड़ी थी और लाला लाजपत राय जी को इतनी ज्यादा लाठियां पड़ी थी कि वो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला जी की जब मृत्यु होने वाली थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर पड़ने वाली सभी लाठियां
अंग्रेजी हुकूमत की आखिरी ताबूत साबित होगी। और इस तरीके से भगत सिंह ने इनकी मौत का बदला लेने का प्लान बनाया और इस मौत के बदले के लिए उन्होंने एक गुप्त योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे थे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद भी थे और वो डीएवी स्कूल के पास चार दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे। 17 सितंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठा था। इसके बाद भगत सिंह ने कंफर्म करने के लिए उसको 3-4 गोली और मार दी, जिससे उसका काम तमाम हो जाए। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे तभी एक सिपाही चनन सिंह इनके साथ पीछा करने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने उसको मना किया कि तुम हमारा पीछा छोड़ दो वरना हम गोली मार देंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान ली जाए। परंतु चनन सिंह नहीं माना और इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को उसे गोली मारनी पड़ी थी। इसके बाद असेंबली में जो बम फेंकने की घटना थी उसमें भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी की जान ली जाए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान ली जाए, परंतु वामपंथी विचारधारा को वो मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक भी था और उन्हीं विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पृष्ठपोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवकों को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने का आरोप भी लगाते रहते हैं। उन्होंने जो भगत सिंह थे एक्चुअली वो पूंजीपतियों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो पूंजीपति थे वो गरीबों का शोषण करते थे और इसी वजह से वो ऐसा भी मानते थे कि गरीब होना भगवान का दिया एक अभिशाप है और इसलिए उसका भगवान में भी विश्वास नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक नास्तिक भी थे, इसलिए उनके ऊपर एक लिखी गई किताब क्या मैं नास्तिक हूँ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि भगत सिंह चाहते थे कि जो भी असेंबली दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंकने की एक योजना बनाई थी, लेकिन उनका प्लान था कि यहाँ पर किसी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए। बस वो चाहते थे कि उस बम की आवाज से जो भी अंग्रेजी हुकूमत थी उनको इस पर्चे या फिर अपने जो विचार थे उसको बताया जा सके। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई भी मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। अगर भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहां पर खड़े रहे और अपने आप को दंड स्वीकार किया और जैसे ही वो बम फेंके वहां पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जो अपने साथ वो पर्चे लिख कर लाए थे वो फेंकने लगे। उन्होंने कहा कि बहरू को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इस वजह से वो वहां पर खड़े रहे और बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और साथ उसके बाद पुलिस उनको जेल में लेके चली गई। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जेल में वो 2 साल तक बंद थे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी था, क्योंकि उनका पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो पढ़ाई करते थे, किताब पढ़ते थे और किताब पढ़ने के लिए उनकी जो जेलर था उससे वो जो भी वहां पर गार्ड लगाता था उससे उन्होंने ऐसी कुछ योजना बनाई थी जिससे उन्हें किताबें मिल सके और उसे पढ़ सकें। इसके अलावा वो लिखते भी थे वहां पर किताबें। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा है जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी किया था, क्योंकि वहां पर जो जेल था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन जिस जेल में वो रहते थे उस जेल के फर्श पे
पक्की नहीं थी, घास जमे हुए थे और बहुत ही बुरा कंडीशन था। इसकी वजह से उन्होंने जेल में भी आंदोलन किया था और 64 दिनों का भूख हड़ताल किया था। हालांकि इस हड़ताल में भी यतीन्द्रनाथ दास ने दास की जो थी वो जान चली गई थी और इसकी वजह से जो जेलर था उसको अब डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी वजह से लोग यहाँ जेल पर हमला कर दे, जिसकी वजह से उनकी हड़ताल को रोकनी पड़ी थी। फाइनली उनके फांसी का दिन आता है और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो फांसी का दिन था वो 24 मार्च को रखा गया था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में इनको लेकर के इतनी ज़्यादा डर था कि उसे पहले ही फांसी देने की योजना बनाई गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 एवं 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 140, 44 लगा दी गई थी। इसके बाद भगत सिंह को फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द की गई। हालांकि भगत सिंह ने ही खुद मना कर दिया गया था कि उनके लिए किसी भी तरह का माफीनामा नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने की योजना बनाई गई थी, जो कि इनके सही समय से 12 घंटे पहले था। एक्चुअली इनको फांसी देने का जो तिथि तय थी वो 24 मार्च सुबह 6 बजे थी, लेकिन ब्रिटिश ने इसको इनको पहले ही यानी कि 23 तारीख को ही शाम को 7 बजे फांसी देने की योजना बनाई गई। और जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई कि तो भगत सिंह उस समय एक्चुअली हुआ क्या था कि भगत सिंह को ऐसा लगा था कि वो अगले दिन उनको फांसी होने वाली है, इसलिए वो किताब पढ़ रहे थे। जब वो किताब पढ़ रहे थे और उन्हें बुलाया गया तो उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्त गा रहे थे, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इस गाने को गाते हुए वो फांसी के फंदे की तरफ चले और जब उनको फांसी दी जाने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे पे कपड़े ना डाले जाएं और हमारे हाथ भी बांधे ना जाएं। फिर उन्होंने वहां पर खूब जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको सुनकर दूसरे जो कैदी थे उन्होंने भी नारे लगाना शुरू कर दिए और इस तरीके से इनकी आवाज जेल के बाहर तक गई थी। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के बहुत ही बुरी तरीके से कंडीशन में इनको ले जाकर बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाने लगे। ऐसे में जब कुछ गांव के लोगों को जलती देखी तो वो इनकी तरफ बढ़ने लगे और ऐसा देखकर अंग्रेज डर कर वहां से लाश को अधजला छोड़कर भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृतक शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गया। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया था। तो व्यक्तित्व की बात करें अगर हम भगत सिंह की, तो उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो हमेशा ही खत लिखा करते थे और अपने विचारों को अपने लेखन में प्रकट किया करते थे। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, जाति, धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को।
भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से मना कर दिया गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अच्छा सा पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझा जाए तथा फांसी के देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। इतना इतना ज्यादा वो एक्टिव थे, इतना ज्यादा वो अपनी मौत को खुद डिसाइड कर रहे थे कि मुझे कब, कैसे और कहाँ मरना है। इस तरीके से अगर हम भगत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो उनका काफी ही एक अच्छा व्यक्तित्व था अपने देश को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? भगत सिंह की कहानी आपको कैसे लगी? क्या आप इंस्पायर्ड हुए और कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मिली? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में आप एक चीज़ और बताइएगा कि अगला किस क्रांतिकारी की बायोग्राफी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ज़रूर मैं उसकी वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।